मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने टॉपर सीरीज वर्ष 2024 का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ चुका हूं। जी हां, आपने सही सुना, हिंदी के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आप 3 वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे होगे तो डेफिनेटली एग्जाम में तुम अच्छा स्कोर गेन करोगे, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर दिया हूं जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, ज़्यादा समय नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मिडिल एजुकेशन तुम्हारे साथ बैठा है, एक एक प्रश्न के उत्तर आसान भाषा में करवा दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक नज़र रखते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन से चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हमने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और इसमें से काव्यखंड के जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, चाहे वो आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, या फिर कवि परिचय हो, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर, या फिर कुछ अदर क्वेश्चंस, जितने भी हो सकते थे, 1 नंबर को छोड़ करके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन सभी क्वेश्चंस को मैं टिक करा दिया हूँ। समझिए कि इस चैप्टर से आपका 17 नंबर में से मैंने 12 नंबर का तो कंप्लीट करा दिया। बस मैं 1 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूं, तो बाकी वो भी बहुत कुछ बताया हूं, लेकिन कुछ आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू दिया जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, यहीं पर हम बात करते हैं कि काव्यबोध से 10 नंबर का हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर। तो समझिए 12, 10, 22 नंबर का मैंने कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो गद्य खंड से आपके सारे क्वेश्चन आंसर, आपके सारे लेखक परिचय, आपका संदर्भ प्रसंग और ये सभी क्वेश्चंस पूरा मैं बता दिया हूँ। तो समझिए 17 में से यदि आप लेस करेंगे तो समझिए 12 नंबर का फिर भी यहाँ से कंप्लीट कर दिया हूँ। तो अगेन आप 22 में फिर से 12 जोड़ दीजिए, तो टोटल यदि मैं बात करूँ तो 34 नंबर का पेपर मैं कवर कर दिया हूँ। अगर आप सभी वीडियो को रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस तुमको होगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने भाषा बोध, मतलब 8 नंबर की वे सभी क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हमने कृतिका का भी कवर कर लेना है, फिर आपका अपठित बोध और पत्र लेखन और अनुच्छेद के साथ हम वीडियो कर देंगे एंड। तो बस मुश्किल से 2-3 वीडियोस और इसके आएंगे, 2-3 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। फाइनली अभी हम देखेंगे भाषा बोध के सारे क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए जंप करते हैं भाषा बोध की तरफ, देखते हैं संधि समास से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी हमेशा पूछी जाती है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो उनको कवर करेंगे, बाकी के बारे में कवर करेंगे, और शब्द शक्ति कौन कौन से शब्द शक्ति आएंगे इनको हम कवर कर लेंगे। तो ओके, तो चलिए जंप करते हैं भाषा बोध की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 10 भाषा बोध। यहाँ से टोटल 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संधि के बारे में। तो संधि होता क्या है, आप आसान भाषा में समझो। 2 शब्दों, ये 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब वो वर्ण कौन कौन से होते हैं समझिएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है विद्या और दूसरा लिखा है आलय, तो ना तो इस आपको वी से मतलब है, ना तो लय से मतलब है, केवल इन 2 शब्दों से मतलब है, इन 2 वर्णों से मतलब है। देखिए इनसे और इनसे मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो नया शब्द बनता है, उसी को संधि कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बड़ा धा और बड़ा आ मिलकर के आपका बड़ा धा बना, मतलब बड़ा आ जो होता वो हो गया गायब। तो ये 2 वर्ण मिले और इनसे एक विकार उत्पन्न हुआ, विकार क्या, बड़ा धा, ये आपका बन गया आपका विद्यालय, ये आपका संधि है। इस प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हीम धन आलय, तो ना तो आपको ही से मतलब है, ना तो आलय से मतलब है, लेकिन जब यहाँ पर छोटा माँ है और बड़ा आ का मिलन होगा, मिलाप होगा, तो ये बनेगा बड़ा माँ, तो ये बनेगा आपका हिमालय। तो हीम धन आलय बराबर हिमालय। बस ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो अगेन मैं संधि को डिफाइन करूंगा कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, संधि का अर्थ मेल या योग है। 2 शब्दों के पास के वर्णों के मिलने से हो गया, सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस प्रकार से आपको संधि को डिफाइन करना है, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न हमेशा पूछता है कि संधि के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। कभी कभी इनका डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। तो सिंपल सा स्वर संधि मतलब 2 स्वरों के मेल से, मतलब यहाँ पर जैसे आ है तो यहाँ पर भी आपका व्यंजन ना हो बल्कि आ ही हो, जैसे ऊ मैंने कर दिया, ठीक देखना,
ऊ। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे कहेंगे स्वर संधि। समझ गए। अब देखो स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, और बस यहाँ पर 5 ही प्रकार होता है। संस्कृत में 6 प्रकार होता है। ठीक, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ओके, इतना समझ में आया ना। बस इतना ही प्रश्न पूछेगा। आगे बढ़ते हैं तो व्यंजन संधि क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब कोई व्यंजन के साथ सपोज कीजिए कि मैंने बा कर दिया, कोई व्यंजन के साथ या तो कोई स्वर हो या तो कोई व्यंजन हो, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे समझिए यहाँ पर मैंने बा लिया, बा के साथ धन करके या फिर कोई स्वर हो आ से लेके आ तक, या फिर कोई का से लेकर के यहाँ तक व्यंजन हो, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, यहीं पर एक और दिया है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है? जब विसर्ग के साथ विसर्ग क्या होता है? जैसे आहा, ये आहा का जो ये है अंतिम वाला है ना, ये जो 2 बिंदी, इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक, तो जब विसर्ग से के साथ कोई स्वर या कोई व्यंजन मिले और इससे जब कोई विकार उत्पन्न हो, मतलब नया शब्द बने, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपका क्लियर कट हो जाएगा। अब देखना, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। यहाँ पर लिखा है व्यंजन संधि। लिखा है व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के आने में जो परिवर्तन होता हो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सत धन जन, तो जो सत है ना वो आपका है व्यंजन, और जा क्या है? जा भी व्यंजन है, तो 2 व्यंजन मिला तो बना सज्जन। ठीक, तो 2 व्यंजन के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ, इसे कहेंगे आपका व्यंजन संधि। सपोज करिए कि यहाँ पर आपका जहाँ जा है वहाँ पर आ हो जाता तो अन हो जाता, तो है ना, तो ये भी मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करता, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आ ले लिया हूँ, बाकी आ शब्द यहाँ पर फिट बैठेगा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आ यदि है तो भी इससे नया विकार उत्पन्न होगा, नए शब्द की उत्पत्ति होगी, इसे कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे विसर्ग है, विसर्ग को आप देख सकते हैं। परीक्षा में केवल इतना ही पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको संधि के 3 प्रकार ही लिखना, ध्यान देना। ये नहीं कि आप स्वर का भी जोड़ दो 5 और 3 वो, तो 5 3 8 है, ऐसा मत लिखना। केवल 3 प्रकार लिखना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। गॉट इट। विसर्ग किसे कहते हैं? ये होता है विसर्ग। देखिए जैसे नीह लिखा है, आपका मनाह लिखा है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप इसे देख सकती हैं। चलिए, अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जरा इस पर फोकस करना, और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले बनेगा आपका गिरीश वाला, दूसरा बनेगा आपका सदैव वाला, तीसरा बनेगा आपका प्रत्येक वाला, चौथा बनेगा जगदीश वाला, पांचवा बनेगा विद्यालय वाला, छठवां बनेगा देवालय वाला, चाहे देवालय हो या विद्यालय हो, और ये विद्यार्थी वाला। ठीक है, बस यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। इसका संधि विच्छेद और संधि का नाम देख लो, बस ये पूछा जाएगा। यही क्वेश्चंस है मेन, वो तो डेफिनेशन था, वो पूछ सकता है फिर नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हें आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। परोपकार, विद्यालय, रमेश, गायक, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका दिगंबर से, देवालय से, वगीसा से, सप्तऋषि से, मनयोग से, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमालय हो गया, आपका मनोरथ हो गया। ठीक, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हिमालय हो गया, मनोरथ हो गया, यहाँ से परोपकार पूछेगा। ठीक है, यहाँ से आपका जगदीश पूछेगा, पराधीन पूछेगा, बस जगन्नाथ कभी कभी आ जाता है, बस एक सज्जन रख लेना। बस भाई साहब इतना आपको पढ़ के जाना है। गॉट इट। चलिए, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं समास की तरफ। देखो, अभी तक हमने संधि में देखा कि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वर्ण को, लेकिन समास में ऐसा होता है कि 2 पदों के मिलने से, 2 पद, अब इसमें पद मिलते हैं, अभी मैं समझाऊं कैसे। 2 पदों के मिलने से जो नया पद उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। बस इतना है। वहाँ पर वर्ण था और यहाँ पर क्या हो गया, आपका पद हो गया। पद मतलब सिंपल सा 2 शब्द, ऐसा कह सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अच्छा, समास होते कितने प्रकार के हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार की, समास 6 प्रकार की। कभी कभी संधि और समास में अंतर भी पूछता है, लेकिन ये पहले पूछता था, अब बंद कर दिया है पूछना। ठीक है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना एक चीज़। तो समास 3 प्रकार का, समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, और द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और एक आपका अंतिम समास है जिसे कहते हैं बहुप्रिय समास। ठीक, चलिए, तो अब एक एक समास को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब अव्ययीभाव समास का डेफिनेशन क्या होता है?
इतना अंदर हम नहीं घुसेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ये कभी नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में क्या आता है, तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब दूसरे पद का महत्व ज़्यादा होता है। जैसे देखना कि ठीक यहाँ पर क्या लिखा है, देव वाणी, तो देवों की वाणी, ये दूसरा पद प्रधान है, वाणी है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये देखो घर को इसने हाईलाइट किया, ठीक। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह होता है। देखो संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ये सब अंतर में काम आएगा, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप इसे पढ़ के जाना मोटा माटी। आपसे द्वंद्व समास का एग्जाम्पल पूछेगा कि माता और पिता क्या है, इसमें डेफिनेशन नहीं आता बेटा कभी, इसमें ऐसे आता है कि इससे माता पिता का तुम विग्रह करो, ठीक, तो माता और पिता हो जाएगा। जब जब तुम डैश देख लो कहीं पे इस प्रकार से जब जब तुम डैश देख लो इसे कर दो विग्रह, जैसे माता पिता तो माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, राजा रानी राजा और रानी, ठीक। इस प्रकार से आपको समास विग्रह करते आना चाहिए। अब देखो द्विगु समास क्या होता है, इसको जरा समझो। द्विगु समास में जितने भी होते हैं सब संख्यावाची होते हैं। अगर आपको संख्यावाची मिले समझिए द्विगु समास है। जैसे मैं बोला चौराहा, तो चौराहा मतलब क्या होता है, चार राहों का समूह, ये आपका द्विगु समास है। आई थिंक यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा चौराहे का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तिराहा, तीन राहों का समूह, उसी को तिराहा कहते हैं भाई, जिसमें तीन राह होते हैं, तीन गली होती हैं, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया आपका यहाँ पर सत्यद्वीप, त्रिभुवन और त्रिफला, और यहाँ पर इसका समास विग्रह देख सकते हैं। गॉट इट। चलिए हाँ, अब आपको यहाँ से कर्मधाराएं देखना है, लेकिन कर्मधाराएं ज़्यादा नहीं पूछता है, पूछेगा आपसे द्वंद्व, द्विगु और आपका एक कौन सा हो गया, तत्पुरुष, ठीक। चलिए एक आप देख सकते हैं बहुप्रिय समास, बहुप्रिय में जिसमें दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता है, जैसे दशानन, 10 आनंद का समूह, ये भी संख्यावाची है, लेकिन जब किसी चीज़ का कोई मतलब निकले उसे कहते हैं बहुप्रिय समास। जैसे रावण को बोला गया है, ठीक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी को बोला गया है, मतलब किसी न किसी ऐसे पर्सन को हाईलाइट करे जो कि भगवान हो, ठीक, उन्हें हाईलाइट करके बोला जाए, उसे कहते हैं बहुप्रिय समास। जैसे यहाँ पर बोला चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है जी। इस प्रकार से कंप्लीट होता है समास, इसी प्रकार से तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे देखो 2023 से पूछा है पंचवटी, ऐसे बता देता हूँ आपको, राजपुरुष पढ़ना है, दशानन पढ़ना है, ठीक है, चंद्रमुख पढ़ना है, पंचवटी पढ़ना है और रातों रात पढ़ना है। मतलब ये पूरे इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा पढ़ लेना, ठीक, इसे मत स्किप करना। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नील कलाम ये है नीलांबर और ये चतुर्भुज, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई परीक्षा में नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं प्रत्येक दिन राज का पुरुष, है ना, राजपुरुष ये तत्पुरुष समास है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो बेटा ये प्रश्न देखो 2022 में पूछा है, अंतर, ठीक है, ये देख लो पूछा है ना, संधि और समास में अंतर, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पढ़ाते वक्त आपको अंतर भी बताते जा रहा था। गॉट इट। चलिए आइए वाच्य को समझना प्रारंभ करते हैं। देखो वाच्य से क्वेश्चंस सिंपल सा पूछा जाता है कि वाच्य की परिभाषा बताइए और वाच्य कितने प्रकार का होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछा है, और ये भी पूछा गया था 2022 में, और इस बार बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वाच्य से क्वेश्चन देखने को मिले। तो वाच्य का मतलब सिंपल सा होता है, क्रिया का रूप परिवर्तन ही वाच्य कहलाता है। क्रिया का तुम रूप बदल दो, उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, ये आपका कृतवाच्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ कर रहा है ना, पढ़ रहा है। मोहन पढ़ता है, इसके क्रिया में परिवर्तन करो, मोहन पढ़ती है। मैं हंसो मत, मैं समझा रहा हूँ कि मोहन पढ़ती है, ये आपका कृतवाच्य हो गया। तो वाच्य का डेफिनेशन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्रिया का रूप बदलना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, कृतिवाच्य और भाववाच्य। गॉट इट। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, राधा पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियाँ लिखती हैं, पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखा गया है। अब इसमें प्रश्न सीधे तौर पर पूछता है, प्रश्न कैसे बनता है ये समझो। आपको एक वाक्य दे देगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया कि मोहन पढ़ता है, ठीक, सॉरी राधा पढ़ता है, मैंने ऐसा वाक्य दे दिया, राधा पढ़ता है। तो राधा पढ़ता है कि बोलूँगा सही रूप लिखिए, शुद्ध रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, राधा पढ़ती है। यही तो आपका वाच्य परिवर्तन है। बस इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक। आप ठीक ऐसे कर्मवाच्य देख लो। कर्मवाच्य मतलब क्रिया का कर्म के अनुसार रूप में परिवर्तन। जैसे श्याम ने रोटी खाई, ठीक, राधा ने मक्खन खाया, ठीक है, तुमने एक सेब खाया। मतलब अब तुमको ये प्रभाव पड़ रहा है क्रिया के अकॉर्डिंग। मक्खन क्या है, अगर मक्खन पुल्लिंग है तो खाया भी यहाँ पर पुल्लिंग होगा। फिर ये सेंटेंस नहीं बनेगा कि राधा ने मक्खन खाई, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब कर्म के आधार पर, मक्खन के आधार पर
इसका वाच्य परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यहीं पर तुम भाव वाच्य भी देख सकते हो। बस ये चीज़ आपको प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चंस कौन कौन सा पूछेगा इसको जरा फोकस कीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या सेंटेंस सही है? एंड सेकंड नंबर, रंजना गाना गाएगी। थर्ड नंबर, राम खाना लाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्जन दिया गया है। ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि वाच्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, आपको वही चीज़ लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब क्रिया की तरफ। क्रिया का मतलब होता क्या है? किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। आसान भाषा में, आसान परिभाषा, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना। मैं यदि दौड़ने लगूँ तो दौड़ना, यदि मैं खाने लगूँ तो खाना, यदि मैं हंसने लगूँ तो हंसना। मतलब किसी कार्य का करना या होना। कोई भी कार्य तुम करो, कोई भी कार्य करो, सो रहे हो क्रिया है, मोबाइल चला रहे हो क्रिया है, पढ़ रहे हो क्रिया है, लिख रहे हो क्रिया है, कुछ भी करो वो सारी क्रिया हैं। अब क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कहते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक मतलब जिसका संबंध सीधे कर्ता से, जैसे वह जाता है, ये आपका क्या हो गया? अगर अकर्मक क्रिया हो गया। वह जाता है कर्ता से है, वह जा रहा है, तुम जगते हो तुमसे है। ठीक, वह सोती है, राम दौड़ता है, मोहन आता है। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे देख लेते हैं आपका सकारात्मक क्रिया क्या कहलाता है। तो जिसमें क्रिया का कोई प्रभाव कर्ता पर ना पड़े उसे सकारात्मक कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, मैं पत्र लिखता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना, बाकी एग्जाम में नहीं आता, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण। ये कभी नहीं पूछा है, ना तो क्रिया पूछा है ना तो क्रिया विशेषण, तो हमें टाइम पास नहीं करना है। हम आगे बढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा में आता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लो 2022 वाला रीड कर लेना, बाकी मैं अलग से लिख के दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। बाकी यहाँ पर अभी सन वाला तो आप कर ही लेना, बाकी मैं लिख के दूंगा मुहावरे और लोकोक्तियों को। ठीक, तो आप इन्हें भी स्किप कर दीजिए। अनेकार्थी शब्द वगैरह ये कभी नहीं आते, ये बच्चों वाले खेलते, पहले कभी पूछता रहा होगा, अब नहीं पूछता है। ठीक, तो आप इन्हें स्किप कर सकती हैं। चलिए अब देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अभी आप टिक कर लीजिए, अलग से एक मैं लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें शब्द शक्ति आसान भाषा में समझाऊंगा। अविधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों से प्रश्न देखने को मिलता है और प्रश्न यहीं से आएगा, प्रश्न यहीं से आएगा। ध्यान सुन लो, शब्द शक्ति से ही प्रश्न आएगा। बाकी अभी वहाँ जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। शब्द शक्ति इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। शब्द शक्ति से हर साल प्रश्न पूछता है। शब्द गुण में आपको ओज, मधुर्य और प्रसाद, ये तीनों आपको पढ़ाऊंगा एक नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अभी तक काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आए हैं आप मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शब्द शक्ति और शब्द गुण जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर के आऊँगा ताकि तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं करता हूँ वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज से आप सबके सामने मैं क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आऊँगा, एक मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय।